आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है, अब इम्यूनिटी के पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि लेट सपोज एक बैक्टीरिया आया या इन्फेक्शन हुआ हमें, तो जो पहले हमारे फिज़िकल बैरियर्स रहते हैं, फिज़िकल बैरियर्स में क्या आ सकता है, स्किन आ सकता है एंड अदर एपिथेलियल लाइनिंग्स। अगर ये सारे फिज़िकल बैरियर अगर उन्होंने ये बैक्टीरिया को रोक नहीं पाए, मतलब उसका इन्वेजन वो नहीं रोक पाए, तब जो दूसरा सेकंड लाइन ऑफ, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, अब जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा वो होगा इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम हमारी एक्टिवेट होती है, दैट इज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम क्लासीफाई करेंगे किसको, इम्यून सिस्टम को। अब जो इम्यून सिस्टम है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ नेचुरल या इसको इनेट बोल सकते हैं, इनेट। और सेकंड क्या होगा, अक्वायर्ड दैट इज स्पेसिफिक। अब क्या, नेचुरल मतलब क्या, हम जब बॉर्न होते हैं तब से वो प्रेजेंट रहता है। अक्वायर्ड क्या, आफ्टर बॉर्न, पैदा होने के बाद जो हमें अक्वायर होती है इम्यून सिस्टम, वो अक्वायर्ड में आएगी। अब दोनों को डिवाइड किया है किसमें, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको भी सेम चीज़ में डिवाइड किया है, क्या, ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या आता है, जैसे मैंने बताया जो नेचुरल रहता है वो इट इज़ अवेलेबल सिंस बर्थ, बट अक्वायर्ड जो है वी अक्वायर आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे एंटीबॉडीज जो जनरेट होते हैं वो अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में आ जाएंगे। फिर ये स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया है, ई कोलाई जो भी, तो जो एक ही टाइप का हमें इम्यून सिस्टम देखने मिलेगा। बट अक्वायर्ड मतलब वो स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो पर्टिकुलर ही एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है, देखेंगे हम आगे। ये हो गया ये दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम देखते हैं नेचुरल में ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या, जो सीरम और मतलब सीरम एंड बॉडी फ्लूइड्स, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन्स रहते हैं वो जो आगे जाके इन्फेक्शन होने के बाद जो काम में आते हैं वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में आते हैं। मतलब फैक्टर्स प्रेजेंट इन सीरम एंड बॉडी फ्लूइड्स जो हमें हेल्प करेंगे आगे जाके इन्फेक्शन में लड़ने के लिए। अब हम ह्यूमरल रिस्पॉन्स को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो अब ह्यूमरल में क्या क्या आ सकता है। अब जो नेचुरल का जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स में, उसमें मैं ले सकती हूँ क्या, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये हो गया। फिर आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, फिर इंटरफेरॉन्स, फिर आता है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम एक ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन्स। जो हमारे में इनएक्टिव प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा में, बॉडी फ्लूइड्स में, वो आगे जाके जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आते हैं। ओवर 20 प्रोटीन्स विच इज़ सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड फाउंड इन सर्कुलेटिंग ब्लड, वो सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें 3 चीज़ आती है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या, एक आता है क्लासिकल पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, और आता है लास्ट वन अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है।
तो अब इसमें होता क्या है, अब जैसे कि बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आ गया, तो अब जो बैक्टीरिया है, अब इस पर कुछ एंटीजेंस होते हैं जिसके वजह से जो हमारा बॉडी है इसको पहचान लेता है। तो ये एंटीजन की वजह से जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, और जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन रहते हैं उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, C1 C2, ठीक है। तो अब ये हो गया ये। अब क्या होता है, हम पढ़ेंगे क्या कि C1 जो होता है, C1 आता है और ये एंटीजन के वजह से यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है, C1 से C1 डैश, मतलब ये एक्टिवेट हो गया। अब ये C1 डैश हो गया, मतलब क्या, ये अब ये C1 डैश क्या करता है, C1 डैश C4 प्लस C2 को एक्टिवेट करता है, किसमें, C4 एक्टिवेटेड फॉर्म प्लस C4A, ठीक है। अब बैक्टीरिया है, अब उसके ऊपर एंटीजन है, तो पहले क्या होता है कि यहाँ पे C1 लगता है, C1 एक्टिवेट होता है C1 डैश में, C1 डैश यहाँ से निकलेगा और वो क्या करता है, वो आगे जाके C4 और C4 प्लस C2 को जो है उसको एक्टिवेट करता है, C4 और C4A, मतलब क्या, ये गया और उसको एक्टिवेट करेगा, मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या लगता है, C4 डैश और C4A, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि C4A निकल जाएगा, मतलब ये बैक्टीरिया है, पहले क्या बताया, C1 था, C1 डैश आएगा, फिर वो निकल जाएगा, वो इसको एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे क्या लगता है, C4 डैश, ठीक है। अब ये याद रखो, जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स है जो भी रहेगा वो दो चीज़ में डिवाइड होते हैं, CA और CB में, ठीक है। तो B आगे जाके इसके साथ कंटिन्यू करता है और जो A रहता है वो निकल जाता है, ठीक है, ये याद रखो। तो अब क्या हुआ, C4 आया, अब C4 आया, अब यहाँ पे C3 लगेगा, समझ रहा है, क्योंकि हमने 3 को ये गैप दे दिया, स्किप किया ना उसे, तो अब C3 ले रहे हैं। अब C3 क्या, C4 की मदद से क्या होता है, ये 2 में डिवाइड होता है, C3A और C3B में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि C3A निकल जाएगा, अब यहाँ पे C3B लगेगा। अब ये C3B क्या करता है, अब ये C3B क्या करेगा, C3B क्या करता है, अब यहाँ पे वो C5 को, C3B क्या करता है, C5 को 2 में कन्वर्ट होगा, किस में C5A और C5B में, ठीक है। तो अब ये हुआ, मैं बाद में पूरा कंपाइल करके बताती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अब C5A निकल जाएगा, C5B बचेगा। अब जो C5B है वो C6 और C7 के मिल के C5B6-7 बना देता है, ठीक है। मतलब क्या, अब जो बैक्टीरिया है अब उधर क्या लग गया है, C5 C6 C7, ठीक है, और C5 का B है फॉर्म, ठीक है। तो ये पूरा लग गया। अब यहाँ पे ऐड हो जाता है C8 और C9, ठीक है, इतना ऐड हो गया। अब ये ऐड होने के बाद क्या होता है, ये पूरे मिलके क्या करते हैं, एक परफोरिन बनाते हैं। परफोरिन मतलब क्या, एक पंप बनाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे ऐसे परफोरिन बनाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि ये पंप के वजह से वाटर अंदर जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्वेलिंग होगी और कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स रिलीज़ करता है C3, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस होगा। एक तो स्वेलिंग आ जाएगी, फैगोसाइटोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्रोफेज आएगा इसको खाने के लिए, ठीक है, ऐसे। फिर इसका स्वेलिंग होगा प्लस उसका फैगोसाइटोसिस होगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस। अब हम लिखेंगे कैसे, मतलब क्या कि ये C1 था, C1 डैश में हुआ। अब मैं 3 को स्किप करूँ, मतलब 2 और 4 आएगा, मतलब ये C1 क्या करता है, C4 प्लस C2 को एक्टिवेट करेगा, किसमें C4 डैश में प्लस C4A, ठीक है। अब ये जो है किसको, C3 को एक्टिवेट करेगा, किसमें C3A प्लस C3B में। ए तो चला जाता है, बचता क्या है B। तो अब ये C3B क्या करता है, किसको, 5 को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि हमने 4 तो ले लिया था। C5A प्लस C5B, ए तो चला जाएगा, बचेगा क्या B। अब ये B क्या करता है, B किसके साथ मिलके, C6 प्लस C7 के साथ मिलके क्या बनाता है, C5B6-7, ठीक है, ये बना दिया। फिर ये C8
प्लस C9 के साथ बन के C5B6, 7, 8, 9 और ये आगे जाके क्या करता है, लाइसिस ऑफ सेल कैसे करेगा, परफोरेंस बनाएगा, जो मैंने बताया था। ये आगे जाके पूरा परफोरेंस बनाते हैं, प्लस वो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, किसके लिए, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि ये जो है, अब क्या देख रहे हैं कि सिर्फ बी वाला पार्ट जा रहा है, तो ये ए वालों को का भी कुछ फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्या, ये जो C3A है और C5A है, वो क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं फ्रैगमेंट्स विच ऑफ हिस्टामाइन रिलीज़ करेंगे, मस्ट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, हिस्टामाइन का काम क्या होता है, वो एक वेसोडाइलेटर रहता है। वेसोडाइलेटर का मतलब क्या, कि अगर ये वेसल्स है तो अगर इसको डायलेट करेगा, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोथीलियम, तो उसके एंडोथीलियल सेल्स है, अगर ये डायलेट हुआ तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब इतना दूर दूर आ जाएंगे वो, मतलब जो अंदर के फ्लूइड है वो ऐसे लीक होना स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, हिस्टामाइन ये दिखाएगा, ये हुआ। अब आता है कि C5B6 और 7 हमने जो देखा, ये जो C5B, ये कीमोटैक्सिस शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है, मतलब ये टिश्यू है, ये इंजर हो गई। ठीक है, अब इंजर हो गई तो यहाँ पे हिस्टामाइन रिलीज़ होगा और ये यहाँ पे डायलेट होगा। डायलेट होने के बाद यहाँ पे फ्लूइड लीक करेगा, इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी होंगे ना। ठीक है, तो अब ये जो ल्यूकोसाइट है, ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे ये ल्यूकोसाइट अट्रैक्ट होगा। ये अट्रैक्शन को, यहाँ से जो मूवमेंट होता है उसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं, और कीमोटैक्सिस कौन कराता है, C5B6, 7। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं C3B। मैंने बताया था C3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो C3B है, बताया था कि फैगोसाइटोसिस भी होता है। ये यहाँ पे कैसे होता है, ये ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। क्या, जो C3B है वो ऑप्सोनाइजेशन करवाता है एंड फैगोसाइटोसिस करवाता है। अब ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस में डिफरेंस क्या है, तो फैगोसाइटोसिस, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उस पर एक ऐसा मार्क कर देता है। अभी बस फर्स्ट ईयर में ऊपर से पढ़ना, सेकेंड ईयर में पूरा डीप है। तो अब क्या, ऑप्सोनिन करके एक प्रोटीन होता है जो यहाँ पे कवर कर देता है इसको, जिसके वजह से मैक्रोफेज इसको पहचान लेता है। मैक्रोफेज को भी तो एक आइडेंटिटी चाहिए ना पहचानने के लिए कि किसको मुझे फैगोसाइट करवाना है, मारना है। तो फैगोसाइटोसिस करने के लिए ऑप्सोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्सोनिन के वजह से मैक्रोफेज उसको पहचानता है और फिर वहाँ पे जाके उसको एनगल्फ करता है। C3B का काम क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनिन प्रोटीन होती है जो वहाँ पे वो मार्क करता है उसको, यहाँ पे कि यहाँ पे उसको मार्क कर देगा और वहाँ पे मैक्रोफेज आके इसको फैगोसाइटोसिस करा देगा। हमने अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये क्लासिकल पाथवे पढ़ लिया। अब मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन क्या है पाथवे, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया पे शुगर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, विच इज़ मैनोस होता है, यहाँ पे मैनोस होता है। अब मैनोस के ऊपर आता है लेक्टिन, जो हमारे ब्लड में होता है। जब वो यहाँ पे लगता है, इसकी वजह से वो डायरेक्ट इफेक्ट दिखा, मतलब क्या, यहाँ पे डायरेक्ट C3 आता है। ये सब नहीं होगा, डायरेक्ट C3 आएगा। C3 से C3A, C3A 3B बनेगा, फिर यहाँ से 5, 6, 7 वही सेम चीज़ होगा। क्या, कि यहाँ पे 3 आया, 3A 3B हो जाएगा, फिर 3B क्या करता है, 5 को वो कन्वर्ट करता है 5B में, फिर 6, 7 आता है, फिर 8, 9 आएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे परफोरेंस बनता है, जिसके वजह से वाटर अंदर आएगा, सेल की स्वेलिंग होगी। फिर C3B के वजह से क्या होता है, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा। ये हो गया मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। अब ये अल्टरनेटिव पाथवे में क्या बोल रहे हैं कि जो ये सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो भी इनिशिएट हो सकता है। कैसे, जो बैक्टीरिया है उसके बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसके ऊपर भी कुछ अलग प्रोटीन्स होते हैं, जिसके वजह से वो एक्टिवेट होगा। जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल पे होता है एंडोटॉक्सिन, यीस्ट सेल वॉल पे जाइमोसैन, ये सब के वजह से वो एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंटरेक्शन करने के बाद C3 C5 को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से वो इधर लगेंगे, 3A 3B में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद 5B 6 7 बनेगा, फिर यहाँ पे परफोरेंस बनेगा, वही सेम चीज़ होगी। पर डिफरेंस क्या, स्टार्टिंग पॉइंट सबका डिफरेंस है, इसलिए 3 चीज़ में इसको डिवाइड किया।
अब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? अब जैसे ही कोई एक फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी हमारे अंदर एंटर किया, वो फॉरेन पार्टिकल के ऊपर एंटीजन होगा, ठीक है। बैक्टीरिया उसके ऊपर एंटीजन होता है ना, वो एंटर करने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन इट एक्टिवेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैनी प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, एंटीजन की वजह से। उसके वजह से क्या होता है कि ये जो स्पेशली सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होकर क्या करता है, ये बैक्टीरिया को कवर कर लेता है। ये कवर क्यों करता है? इसके वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन में क्या बोल सकते हैं, कोई फॉरेन बॉडी जिसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है वो आया, उसके वजह से बहुत सारे प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जिसमें स्पेशली सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, और ये जाके कवर कर देता है। ये कवर करने की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक ऐसा ये मिलता है, सिग्नल मिलता है कि अब तुम भी जाके एक्टिवेट होना स्टार्ट करो और फैगोसाइटोसिस करो, ठीक है। और इसका नॉर्मल प्लाज्मा लेवल क्या होता है, लेस देन 1 mg/dL, ठीक है। अब आता है इंटरफेरॉन्स। अब इंटरफेरॉन्स क्या होता है? अब क्या हुआ, बॉडी में बैक्टीरिया आया, ठीक है। अब क्या, जो सेल इसकी वजह से इन्फेक्ट हुए हैं वो सेल वो रिलीज़ करते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये इंटरफेरॉन रिलीज़ हुआ है कहाँ से, वायरली इन्फेक्टेड सेल से, और ये क्या करते हैं, जो हेल्दी सेल्स मतलब जो अफेक्ट नहीं हुए हैं उनको जाके कवरिंग देते हैं। कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव रिंग अराउंड द हेल्दी सेल्स, सो इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। और ये नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट होते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब वो एक सेल है जो किल करने में हेल्प करता है। नेचुरल किलर सेल ना साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, ठीक है, ये लिम्फोसाइट से आ रहा है। तो लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप्स होते हैं ना, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है, ठीक है। तो लार्ज लिम्फोसाइट से जो बनते हैं सेल्स वो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। इनको हम नॉन टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं या नॉन बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने नेचुरल में ह्यूमरल रिस्पॉन्स का सब पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरफेरॉन और नेचुरल किलर सेल्स। अब आता है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में हम क्या बोल सकते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट रिलीज़ करती है, ठीक है, और ये आगे जाके अपना काम शो करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इसमें आता है, किसमें, नेचुरल में, और वो भी इसके अंदर CMI में, ठीक है। अब लेट सपोज इन्फेक्शन हो रहा है, बट इनके वजह से भी तो भी इन्फ्लेमेशन मतलब जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा आगे जाके फिर और एक्टिव मतलब अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है उसके बाद। जो अक्वायर्ड हम दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू।